दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले गरीब लोग घर बैठे राशन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही साथ सरकार से सितंबर महीने तक फ्री में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की भाजपा सरकार ने साल 2020-21 के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए कुल 1,15,570 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। इसमें 17,282 करोड़ रुपए अब तक बिहार के लोगों को फ्री में राशन के रूप में मिल चुका है। केंद्र सरकार ने इस योजना को सितंबर महीने तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि बिहार के लोगों को अब सितंबर महीने तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वे ऑनलाइन के द्वारा इसे बनवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम राशन कार्ड कैसे बनवाएं। तो बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 30 दिन के अंदर राशन कार्ड आपके पास आ जाएगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होनी चाहिए और ये दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, सीवान समेत बिहार के सभी जिलों में 6,421 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस भी जारी कर दिया है। यह साथ ही साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया है। खबर के अनुसार बीपीएससी के जरिए शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के 421 पदों पर भर्ती को लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। इसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि 10 अप्रैल को रामनवमी पर पटना शहर में 39 शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह रामनवमी के अवसर पर किसी भी प्रकार का कोई भी हंगामा ना हो, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। जहां शरारती तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। रामनवमी के अवसर पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे। भीड़ प्रबंधन तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था बनाए रखने के लिए महावीर मंदिर, डाक बंगला चौराहा, पंचमुखी मंदिर के पास जिला प्रशासन की ओर से नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और 3 पालियों में कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इस दौरान अफवाह फैलाने वाले, शांति भंग करने वाले तथा सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा दोषी को चिन्हित करके कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना सवालों के घेरे में है। जब गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमत के चलते ग्रामीण महिलाएं उज्ज्वला योजना में मिले गैस चूल्हे को छोड़ करके पारंपरिक वही लकड़ी चूल्हे पर खाना बना रही है। जब लोगों ने कहा है कि सिलेंडर में गैस भरवाने को पैसे नहीं है, इसके रेट तो बढ़ा दिए जा रहे हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गरीबों को गैस चूल्हा मुफ्त में बांटा गया। लेकिन आज भी गरीब उसी लकड़ी जलावन के चूल्हे पर खाना बनाने को बाध्य है जिस पर पहले बनाते थे। जब बिहार में रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते लोगों ने इसे रिफिल करवाने के बजाय चूल्हे पर ही बर्तन चढ़ा करके खाना बनाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत पहले तो गरीबों को चूल्हे और धुएं से मुक्ति तो दिला दी, लेकिन अब इसका लाभ लेने वाले उपभोक्ता लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। किशनगंज जिले भर की बात करें तो कुल 2.5 लाख लोग एलपीजी के ग्राहक हैं, जिसमें से 60 से 65% लोग गैस का रिफिल भरवाते हैं। जब वही पिछले 5 दिनों से गैस की डिमांड भी घट गई है। जब सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद लोग सिलेंडर की रिफिलिंग करवाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के बाद अब इसे रिफिल करवाने में वर्तमान में 1,050 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। जहां लाभुकों को कहना है कि अब एक मुश्त इतने पैसे खर्च करके सिलेंडर रिफिल करवाने उनके बूते से बाहर हो गया है। ऐसे में लोगों ने गैस सिलेंडर को छोड़ करके लकड़ी और कोयले के चूल्हे को ही सहारा बनाना मुनासिब समझा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत तेजी से रसोई गैस के बजाय बायोमास की सहायता से खाना बनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी छोटे दुकानदारों ने रसोई गैस की जगह कोयले, लकड़ी और उपले का
प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ वायु प्रदूषण फैल रहा है बल्कि उज्ज्वला योजना भी सवालों के घेरे में आ गई है। बिहार में करीब 71% लोगों के पास गैस कनेक्शन है, लेकिन इसमें से 49% लोग ही इसका नियमित उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बांटे गए सिलेंडर प्राप्त करने वाले लोगों का इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लोगों में गैस के नियमित खरीदारी की क्षमता नहीं है। गैस के दाम बढ़ने की वजह से इन इलाकों में कई जगह पर मौजूद गरीबों ने अपने सिलेंडर बेच दिए हैं और फिर से लकड़ी, कोयले और फिर अन्य तरीके से भोजन पका रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली कंपनी के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जहां जालसाजों ने बिजली कंपनी की फर्जी वेबसाइट बना करके वैकेंसी निकाल दी है। इस फर्जीवाड़े के तहत 20 से 50 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 300 पद, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए 1000 पद, जूनियर लाइनमैन के लिए 500 पद और टेक्नीशियन के लिए 250 पद बहाली निकाली गई है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनियों के अधिकारियों को खुद इस बात की भनक लगी तो वे हैरत में पड़ गए। जहां अधिकारियों के मुताबिक बिजली विभाग में कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जिस वेबसाइट पर यह वैकेंसी आउट की गई है, निकाली गई है, वह पूरी तरीके से फर्जी है। बिजली विभाग की वैकेंसी की जानकारी उसके आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। बिजली कंपनी ने ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े के झांसे में युवाओं से नहीं आने की अपील की है। बिजली कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट bsphl.co.in है। जहां इन फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने के बाद बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जिस वेबसाइट पर फर्जी वैकेंसी निकाली गई है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ करके रख दी है। जब पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर और सरसों का तेल, रिफाइन के साथ खाद्य पदार्थ महंगे हो गए हैं। जब फल और सब्जियों से लेकर के रोजमर्रा की सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां दाम बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। जहां बिहार समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम से एक बार फिर से रसोई का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। जहां लोगों की कमाई सीमित है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जारी है। बिहार में बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। बात अगर सब्जियों की करें तो फिर इनके दामों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। हर घर में किचन की रौनक सब्जियों से होती है और जायके इनके रेट से तय होता है। कल पूरे बिहार की मंडियों में परवल, भिंडी समेत कुछ अन्य सब्जियां नॉन सीजनल होने से कीमतों में इजाफा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आरा जिला में पति पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया है। जहां भारतीय सेना में ऑन ड्यूटी तैनात जवान ने पत्नी के पास वीडियो कॉलिंग करके अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जहां वहीं पति की खुदकुशी के बाद पत्नी ने भी अपने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क करके खुद को आग लगा ली, जिससे महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। जहां इसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां महिला के हालात गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। जहां उधर परिवार में दो घटनाओं से परेशान मृतक के भाई को हार्ट अटैक आ गया और उनको भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरा मामला आरा जिला के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के पियनिया गांव का है। मृत जवान का नाम महेश सिंह था, जो वर्तमान में हैदराबाद 16 बिहार रेजिमेंट में नायक पद पर तैनात थे। जहां वही पत्नी का नाम गुड़िया देवी है। जहां घटना के बाद परिवार समेत आसपास के लोग सन्न हैं। जहां घटना की जानकारी मिलते ही मृत फौजी के बड़े भाई जयनाथ को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें भी इलाज के लिए पटना के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस संबंध में फौजी के परिवार वाले फिलहाल कैमरे के सामने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। जब परिवार वाले भी अचंभित है कि आखिर दोनों पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर के विवाद हुआ जिसमें इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव सिर चढ़ करके बोल रहा है। जहां आए दिन अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। ताजा मामला बिहार के पटना के दानापुर से आ रही है। नासरीगंज में रहने वाले दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक महतो को 2 बाइक सवार 4 की संख्या में अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जब वे अपने घर के नजदीक बालू उतरवा रहे थे तभी अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायल नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक महतो को इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक नेता की हत्या की खबर इलाकों में फैलने के बाद आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर उतर करके हंगामा करने लगे। जहां वही घटनास्थल के पास पटना दानापुर मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया और आगजनी शुरू कर दी। जहां घटनास्थल पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को निशाना बना करके गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के थानों की पुलिस वहां पहुंची और लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रहे मुकेश सहनी को नीतीश मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। बर्खास्तगी के बाद विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपना पहला बयान जारी किया है। मुकेश सहनी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए जनता को धन्यवाद दिया है और एनडीए के सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। जब मुकेश सहनी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 16 महीने के मंत्री कार्यकाल में मैंने बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा करने का कोशिश की है, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है, बिहार के भविष्य के लिए पशुपालन एवं मत्स्य के क्षेत्र में कुछ निर्णायक कार्य को गति भी प्रदान किया है। उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि एनडीए के सभी सहयोगी दल एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुझे ये अवसर देने के लिए आभार। मैं निषाद समाज को SC ST आरक्षण, अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को 15% बनाने एवं बिहार और फिर बिहारियों और के सम्मान और संपूर्ण विकास के लड़ाई के लिए समर्पित हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंजुमन इस्लामिया हॉल में कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कराने के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि इसे विशिष्ट ढंग से तैयार किया जा रहा है और ये हमेशा मेंटेन रहे एवं परिसर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रखें। नीतीश कुमार ने सोमवार को यहां निरीक्षण के दौरान कहा है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल विशिष्ट ढंग से तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि एक तल पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यालय और फिर विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करें या अन्य तलों पर कल्याणकारी कार्यों के उपयोग के लिए व्यवस्था रखें, जिससे प्राप्त होने वाली राशि से इस भवन का मेंटेनेंस किया जा सके और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी आर्थिक सहयोग मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासों में लगी हुई है। जब विकास करने के लिए पूर्वी राज्यों के कई एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इसी क्रम में झारखंड होकर के बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने की गति में तेजी आई है। मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी टू हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए शुरुआती सर्वे का काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि वाराणसी टू हावड़ा के लिए जो हाई स्पीड रेल चलाई जाएगी उसकी स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये वाराणसी से हावड़ा करीब 5 घंटे में पहुंच जाएगी। झारखंड में इसके लिए कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हावड़ा का रूट होगा। साथ ही इससे पहले ये बिहार के सासाराम और गया होते हुए भी गुजरेगी। दरअसल आपको बता दूं कि बीते महीने फरवरी में रेल मंत्रालय से इस संदर्भ में पत्र आ गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि देश में 7 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की जानकारी दी गई थी, जिसमें वाराणसी से हावड़ा रूट भी शामिल है। इस रूट की बुलेट ट्रेन के लिए उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। जब बंदूक के बल पर एक ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाश करीब 1 करोड़ रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। 6 की संख्या में आए लुटेरों ने डायमंड और सोने के गहने को झोले में भरा और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक घटना को अंजाम दे दिया गया। पूरा मामला छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के काशी बाजार का है। जानकारी के अनुसार लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की छानबीन हो रही है। काशी बाजार में स्थित PN ज्वेलर्स शॉप में करीब आधा दर्जन अपराधी मुंह पर मास्क लगा करके पहुंचे थे। इसके बाद दुकान में घुसते ही स्टाफ को बंदूक दिखा करके हाथ खड़ा करने को कहा। इसके बाद दुकान के अंदर काउंटर में रखे गए डायमंड और सोने के गहनों को एक झोले में भरकर देने के लिए कहा। जब पीड़ित दुकानदार और कर्मियों के अनुसार लूटे गए गहनों की कीमत एक अनुमान के अनुसार करीब 1 करोड़ के आसपास होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पारा तेजी से बढ़ रहा है, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर न्यूनतम पारा भी सामान्य से अधिक पार कर चुका है। लोगों को अब भीषण गर्मी सताने लगी है। लगभग 1 सप्ताह से तापमान का बढ़ा हुआ स्तर लोगों को परेशान कर रहा है। यह सामान्य से अधिक तापमान और फिर बदलते मौसम का असर ताल तलैया पोखरों पर दिखने लगा है। गर्मी के साथ ही ताल पोखरों का भी पानी सूखने लगा है। जब कई गाँव के तालाब तो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इसमें जंगली जानवरों और पक्षियों के पास पानी का संकट खड़ा हो गया है। तालाबों के सूखने के पीछे गिरते भूगर्भ जल स्तर और फिर संरक्षण का इंतजाम नहीं होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना से जिले के जल स्रोत को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ है। उस पर प्रशासनिक सुस्ती और फिर मनमानी भारी पड़ी है। नतीजा बेजुबान पशु पक्षी को उठाना पड़ रहा है। बिहार सरकार की सूची में सबसे खराब भूजल स्रोत में गोपालगंज जिले के थावे, उचका गांव और विजयपुर प्रखंड के नाम शामिल है। यह साल 2018 में मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना के तहत गोपालगंज जिले के कुआं, तालाब, जल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त करके उसे पुनर्जीवित करने का अभियान चला, जो बाद में ठंडे बस्ती में पड़ गया। नतीजा यह है कि हालात फिर से गंभीर स्थिति में पहुंचने लगी है।
तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही आरजेडी विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। राजद विधायक ललित यादव ने यह सवाल उठाया है कि बिहार में सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, अब तो मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, या डीजीपी पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। इसके बाद पूरे विपक्ष ने सुरक्षा में चूक मामले पर डीजीपी को हटाने की मांग की है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि काफी चिंता वाली बात है, सरकार इस मामले को देख रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस गंभीर मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से सदन में जानकारी देने को कहा है। जहां इस पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ जो घटना घटी है वह काफी दुखद है। जहां सरकार इस मामले को देख रही है, सभी पहलुओं पर गौर कर रही है, लेकिन सरकार के जवाब के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ और देर तक हंगामा करता रहा। इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि किसी के साथ भी जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मुस्लिम युवक बाबर की बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने के बाद उसके पड़ोसियों ने पिटाई कर दी थी, जिससे युवक की मौत हो गई। ऐसा पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था, लेकिन अब इस मामले में कुशीनगर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जहां कुशीनगर पुलिस का कहना है कि सीवर लाइन को लेकर के पुराना विवाद है और कुछ नहीं। जैसा कि पीड़ित परिवार ने दावा किया था कि बीजेपी की जीत का जश्न बाबर की हत्या का कारण था, जहां ऐसा कोई भी मामला नहीं है। दरअसल पहले यह आरोप लगा कि बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर बाबर के पड़ोसी इस बात को लेकर के नाराज हो गए, जहां पड़ोसियों ने बाबर की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाबर की पत्नी का कहना था कि पहले ही उसे बीजेपी के साथ होने के लिए धमकी मिलती थी, इसके लिए पुलिस और अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। जहां शख्स की मौत के बाद लोग इतने आक्रोशित हो गए थे कि सबको दफनाने से मना कर दिया था। प्रशासन और नेताओं के काफी मान मनोबल के बाद युवक का अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया था। जब योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जब मुस्लिम युवक की मौत हो जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। दोस्तों बात करते हैं कि रसोई गैस को लेकर के केंद्र सरकार बड़ी तैयारी में है। जहां उज्ज्वला योजना से हर घर में एलपीजी पहुंचाने के बाद अब केंद्र सरकार देश में गैस पाइपलाइन का दायरा बढ़ाने में जुट गई है। जहां इस बारे में सोमवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विस्तार से जानकारी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि गैस पाइपलाइन के विस्तार कार्य के बाद भारत के 82% से अधिक भूमि क्षेत्र और फिर 98% आबादी को पाइपलाइन से रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि बोली प्रक्रिया के बाद बुनियादी ढांचे का खाका तैयार किया जाएगा, इसमें कुछ निश्चित समय लगता है। उन्होंने कहा है कि 11वें दौर की बोली के बाद 82% से अधिक भूमि क्षेत्र और फिर 98% आबादी को रसोई गैस पाइपलाइन से दी जा सकेगी। वहीं पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और फिर जम्मू कश्मीर के कुछ दुर्गम इलाके ही गैस पाइपलाइन के दायरे में नहीं आ सकेंगे। उन्होंने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की तुलना में पाइपलाइन के माध्यम से मिलने वाली रसोई गैस सस्ती और अधिक उपभोक्ता अनुकूल है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद जनजीवन अब पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसमें भी छूट दे दी गई है, लेकिन महामारी को लेकर के हमारी लापरवाही आने वाले दौर में भारी पड़ सकती है। दरअसल कोरोना अभी मरा नहीं है, ये जिंदा है। जब पटना समेत बिहार में अभी भी कई संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और एक्टिव केसों की संख्या बिहार में फिलहाल 31 है। राजधानी पटना में 6 एक्टिव केस अभी फिलहाल मौजूद है। मंगलवार को बिहार में कुल 6 नए मामले सामने आए हैं, जहां सहरसा में 2 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि गया, मुंगेर, समस्तीपुर, वैशाली में एक नए मरीज सामने आए हैं। बाकी जिलों में सोमवार और मंगलवार को कोई भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नए मरीजों के मिलने से ये पुष्टि होती है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जहां लोगों को इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल कोरोना संक्रमण कम होने के बाद लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। एहतियात के तौर पर हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा राजधानी पटना समेत बिहार में टीकाकरण अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के स्कूल में नए सत्र में स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने से अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पटना शहर के अधिकतर स्कूलों में अप्रैल के पहले सप्ताह से नया सत्र शुरू हो जाएगा। हर साल नए सत्र में अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है। जब पिछले साल की तुलना में इस बार यूनिफॉर्म की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतर स्कूलों की ओर से अभिभावकों को बुक लिस्ट के साथ ही यूनिफॉर्म की कीमतों की भी जानकारी दे दी गई है। पटना के बोर्डिंग रोड में स्थित स्कूल यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदार पंकज का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार एक सेट यूनिफॉर्म की कीमत में 20% का इजाफा हुआ है। जहां एक सेट यूनिफॉर्म में
एक शर्ट, पैंट, मोजा, टाई और बेल्ट शामिल रहता है, जिसकी कीमत 1000 से 1200 रुपये तक है। जहाँ वहीं इसके अलावा जूते के लिए अभिभावकों को अलग से 1200 से 1500 रुपये चुकाने पड़ रहा है। पटना शहर के ज्यादातर स्कूलों में प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के ही माध्यम से बस और वैन की सुविधा बच्चों को दी जा रही है। जब पिछले साल के मुकाबले नए सत्र में ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में भी 10% का इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टर संजीव ने बताया है कि तेल की कीमत में हुई बढ़ोतरी और महंगाई बढ़ने की वजह से ड्राइवर और खलासी की सैलरी भी बढ़ानी पड़ी है। जहां अभिभावक राजेश ने बताया है कि उनकी बेटी दूसरी कक्षा में पढ़ती है। स्कूल वैन वाले पहले ही बता दिया है कि नए सत्र से 3000 रुपये देना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि जमीन अधिग्रहण के मामले पर कभी किसानों के हिमायती दिखने वाले नीतीश कुमार की सरकार ने अब बिहार में जो नई जमीन अधिग्रहण पॉलिसी लागू की है, उसके बाद जमीन मालिकों की मर्जी सरकार के सामने नहीं चलेगी। जहां अब सरकार शहरीकरण के नाम पर किसी की भी जमीन का अधिग्रहण कर पाएगी, जहां और इसके लिए जमीन मालिकों की राय कोई मायने नहीं रखेगा। बड़ी बात यह है कि सरकार ने बिहार शहरी आयोजना और विकास संशोधन विधेयक को विधानसभा में पास भी कर लिया है और विपक्ष के ज्यादातर लोगों को ये मामला समझ में ही नहीं आया। दरअसल इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अब बिहार सरकार शहरीकरण के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर पाएगी। इसके लिए 80% भूमि मालिकों की मंजूरी की बाध्यता भी खत्म कर दी है। जब विधानसभा में यह विधेयक सोमवार को पास हो गया है, अब अगर किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो फिर इसके लिए जमीन मालिकों की मंजूरी की बाध्यता भी नहीं होगी, यानी कि सरकार जब चाहेगी जिसकी भी जमीन होगी वो ले लेगा। जब सरकार का मानना है कि शहरीकरण की दिशा में इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद तेजी आएगी, मास्टर प्लान के अनुरूप शहरों का विकास हो पाएगा और व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण भी सरकार कर पाएगी। जमीन के लिए अब सरकार की विकास योजनाएं नहीं फंसेगी। दोस्तों बात करते हैं कि महामारी की वजह से करीब 80% लोगों ने कार यानी कि 4 पहिया और 82% लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला टाल दिया है। मोबिलिटी आउटलुक के सर्वे के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण करीब 40% लोग ई 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी 33% लोग ही ई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि इस साल गाड़ी खरीदने का फैसला टालने वालों की संख्या बड़ी है। इसका मतलब यह है कि कोरोना के प्रकोप से उबरने में अभी समय लगेगा। सर्वे के मुताबिक खरीदार अब समझने लगे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी भी परंपरागत गाड़ियों की तरह मुकाबले कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आने वाली लागत भी किफायती साबित होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लोगों को बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि चार्जिंग सुविधाओं को लेकर के अभी उनके बीच भरोसा नहीं पैदा हो पाया है। सर्वे के मुताबिक 49% लोग ऑनलाइन तरीके से गाड़ी खरीदना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार हो सकता है। जब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं और उनकी वजह से सरकार के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के कामकाज में गति लाने के साथ साथ एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की नजर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी टिक गई है। इसको देखते हुए विकास कार्य में तेजी ला करके जनता के बीच ये मैसेज भी देने की तैयारी है कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास के नाम पर सत्ता में आई है और वह उस काम को तेजी से कर रही है। सरकार में नए चेहरे को शामिल करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ मंत्रिमंडल में नयापन लाने की कोशिश भी सरकार की है। मंत्रियों को हटाने में नीतीश सरकार उम्र और सेहत को भी आधार बना सकती है। इसका आकलन कर लिया गया है और फिर मंत्रिमंडल विस्तार में उनका पत्ता भी कट सकता है और उनकी जगह कई नए चेहरे को मौका मिल सकता है। जहां नए चेहरों में अनुभव के साथ साथ युवाओं पर भी ज्यादा भरोसा जताया जा सकता है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें जातीय संतुलन भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैबिनेट में ऐसे इलाकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा की तरफ से ज्यादा बदलाव देखे जा सकते हैं। कुछ बड़े मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है और उन्हें संगठन के काम में लगाया जा सकता है। वहीं कुछ मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव संभावित है। दोस्तों बात करते हैं कि 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। जहां विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म कश्मीरी पंडित के असहाय दर्द पर आधारित है जो उन्होंने 1990 में झेला था। जहां हालांकि इस पर देश भर में राजनीति भी खूब हो रही है। जहां वहीं सोमवार को बिहार सरकार के मंत्री और विधायकों ने फिल्म देखी है। जहां फिल्म देखने के बाद बीजेपी के फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि लोगों को यह फिल्म देख करके सचेत होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लामिक दहशतगर्द मानवता के लिए खतरा है।
कश्मीर से धारा 370 हटा करके पीएम मोदी ने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। फिल्म देख करके निकले बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने अलग अंदाज में कहा कि ये फिल्म लोगों को देखकर सचेत होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से इस्लामिक दहशतगर्द ने कश्मीर में कोहराम मचाया था, उससे हम लोगों को भी सचेत होने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कश्मीर से धारा 370 हटा करके केंद्र सरकार ने दहशतगर्दियों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटाना बहुत हिम्मत वाला काम था, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाकर रख दिया। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है, जहां एक सप्ताह में छठी बार उनकी कीमतों में वृद्धि की गई है। मंगलवार देर रात पेट्रोल की कीमत 82 पैसे और डीजल की कीमत 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। जहां बुधवार को इसी दर पर पेट्रोल और डीजल मिलेगा। जहां पेट्रोल की कीमत 82 पैसे बढ़ करके 110 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गई है। जहां इसी तरीके से डीजल की कीमत में 70 पैसे बढ़ करके 95 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। जहां इस तरीके से देखा जाए तो फिर 23 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 49 पैसे और डीजल की दाम में 3 रुपये 97 पैसे का इजाफा हो चुका है। आपको बता दूं कि सोमवार को भी तेल और गैस कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 31 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी थी। नई दरें मंगलवार की सुबह 6 बजे से ही प्रभावी हो गई है। इस तरीके से 23 मार्च से अब तक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 49 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 97 पैसे की वृद्धि हो चुकी है। इस तरीके से औसतन 75 पैसे की वृद्धि 6 बार हो चुकी है। नतीजा है कि एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ है कि पेट्रोल की कीमत 110 के पार चली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खराब कानून व्यवस्था को लेकर के निशाना साधा है। जब दरभंगा पहुंचे चिराग पासवान ने कहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर भला बिहार की जनता कितनी सुरक्षित होगी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हुए हमले को गलत ठहराया है, लेकिन कहा है कि ये बिहार के लोगों के अंदर सरकार के प्रति आक्रोश का नतीजा है। मुख्यमंत्री आम लोगों की कुछ नहीं सुनते हैं। जब सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं तो फिर लाठी से बात करते हैं। चिराग पासवान इतने पर भी नहीं रुके। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के विकास के दावे की हवा निकालते हुए कहा है कि बिहार में अगर विकास होता तो फिर मुख्यमंत्री अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने दिल्ली नहीं जाती। अच्छा हुआ है कि मुख्यमंत्री अपनी आंखों का ऑपरेशन दिल्ली में कराए, बिहार में कराते तो फिर मुजफ्फरपुर वाला हाल होता और आंखों की रोशनी चली जाती। दोस्तों बात करते हैं कि फल सब्जी उगाने वाले किसानों को अब बढ़ावा मिलेगा। किसानों को इस साल भी रियायत दर पर फल सब्जियों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार के बजट में बागवानी के विकास पर जोर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी से सब्जियों के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी से फलों का पौधा किसानों को उपलब्ध कराए गए। जैविक खेती करने वाले किसानों को नए वित्तीय वर्ष में भी प्रति एकड़ 11,500 रुपये दिए जाएंगे। इस साल विशेष फसल योजना के तहत सेब के पौधे का वितरण किया गया है। सहजन और रजनीगंधा के पौधों के लिए किसानों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत आम, केला, लीची, पपीता और लूज फ्लावर का भी वितरण किसानों के बीच किया गया है। शुष्क बागवानी योजना के तहत नींबू, बेर, कटहल और एकीकृत उद्यान विकास योजना के तहत ओल, हल्दी, अदरक का वितरण किया गया। 7 निश्चय के तहत सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना बनी है। इस साल ये काम पूरा हो जाएगा। कृषि विभाग ने सर्वे करने के बाद विभाग को पिछले साल ही रिपोर्ट सौंपी थी। सिंचाई के लिए तालाब, आहर, पाइन आदि पर काम हो रहा है। जहाँ उम्मीद की जा रही है कि इस साल से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुँचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर फैली है कि गरीबों के आवास योजना में भी रिश्वतखोरी करने वाले पदाधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये स्थिति अरसों से चोरी छुपे चल रही है। जो योग्य लाभुक का कर्म आते ही पदाधिकारी मोटी रिश्वत वसूलते हैं। ऐसा खुलासा बिहार के गया जिले के कोच ब्लॉक में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक में एक किसान का नंबर आते ही आवास सहायक अविनाश कुमार ने उससे 15,000 की रिश्वत मांग ली। यहां तक कह दिया है कि जब तक रुपए नहीं मिलेंगे तब तक पहली किस्त नहीं भेजी जाएगी। अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय टीम के द्वारा सोमवार 28 मार्च को अविनाश कुमार को ब्लॉक के पास मुख्य सड़क के पास से रंगे हाथ 15,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 खत्म होने में केवल एक दिन बाकी रह गए हैं और आपको इन कामों को केवल एक दिनों में ही निपटा लेना चाहिए। 31 मार्च को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर से पहले आपने इन कुछ जरूरी कामों को निपटा ले, नहीं तो फिर आपको आर्थिक मोर्चे पर भारी दिक्कतें हो सकती है। इन कामों में आधार पैन कार्ड को लिंक करने से लेकर के टैक्स बचत के लिए निवेश करना जैसे काम भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं पैन आधार को लिंक करने के बारे में। तो अगर आप 31 मार्च तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड अवैध घोषित हो सकता है। जब पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनएक्टिविटी पैन कार्ड होने पर आयकर विभाग द्वारा आपकी आय पर 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। अब बात करते हैं बैंक खाते की केवाईसी के बारे में। जहां तो 31 मार्च तक बैंक और डीमेट खातों के लिए भी केवाईसी पूरी करनी जरूरी है। डीमेट खातों में केवाईसी पूरी ना होने पर आपके खाते में ट्रेडिंग बंद हो सकती है। अब बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम से बैंक अकाउंट लिंक करवाने के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस में छोटी बचत स्कीम्स जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर टाइम डिपॉजिट के खातों को बैंक अकाउंट से लिंक कराना जरूरी है, वरना इनके ब्याज का पैसा मिलना रुक सकता है। जहां 1 अप्रैल यानी कि वित्तीय वर्ष 2022 से इन छोटी बचत योजनाओं का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं पीएम किसान योजना के बारे में। तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए भी आखिरी तारीख कल 31 मार्च ही है। जहाँ अगर लाभार्थी किसान 31 मार्च तक ये केवाईसी नहीं कराते हैं तो फिर उनके खाते में ये स्कीम 2000 रुपये नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख रुपए से ज़्यादा सब्सिडी मिलने के लिए पहली बार घर खरीदने वाले खरीदारों को 31 मार्च से पहले इस स्कीम के तहत आवेदन कर देना चाहिए। जहाँ इससे वो आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगर पति और पत्नी दोनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर सावधान हो जाए, जब दोनों में से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जब सरकारी नौकरी और पेंशन उठाने वाले को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जब यदि किसान परिवार में से कोई टैक्स देता है तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्य के लिए कर रहा है या फिर दूसरों की खेतों में खेती का काम करता है तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। जहाँ अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है बल्कि उसके पिता या फिर दादा के नाम पर है तो भी ऐसे लोग योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मी, वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पेशेवर, पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर उनके परिवार के सदस्य आदि इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, जहाँ वह इसके हकदार नहीं माने जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2019 में मोदी सरकार ने आम लोगों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मिलता है। इस योजना के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य कार्ड से कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है। जब वहीं सोशल मीडिया पर आए दिन हेल्थ बीमा को लेकर भी कई तरीके के मैसेज वायरल होते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कई हेल्थ बीमा योजना का एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हर नागरिक सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकता है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि अब देश का कोई भी परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा योजना का लाभ ले सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेलगाम अपराधी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के अंदर लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। जब इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिहार का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की बात कौन करे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जेडीयू नेता की हत्या राजधानी पटना में कर दी गई है, इन सब घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वह इस मामले में अपनी तरफ से बात रखें। जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, लिहाजा वह अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। ये इतना बड़ा मामला है, इसमें तो डीजीपी और बड़े अधिकारी को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का हाल समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमेशा की तरह इस मामले में भी जो छोटे अधिकारी या फिर सिपाही हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी, जब बड़े लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। जेडीयू नेता की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वहीं उससे पहले सुरक्षा घेरे को तोड़ करके मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर युवक उन्हें थप्पड़ लगा देता है। कुछ भी हो सकता था मुख्यमंत्री के साथ। ये सब दिखता है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिना किसी का नाम लिए देश की पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व सरकारों पर 4 करोड़ फर्जी नामों के से राशन लूटने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार ने ये लूट बंद कर दी है, इसीलिए लूट की जिम्मेदार लोगों में तिलमिलाहट है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की मौजूद सरकार ने सबसे बड़ी महामारी के दौर में भी गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा है कि अब तक इस संबंध में 2,60,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और आने वाले समय में 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। अच्छा, इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारें जो जनता की कमाई से अपनी तिजोरी भरती थी वह अब झूठ फैला रही है। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले की सरकार में 4 करोड़ फर्जी नामों से राशन उठा करके पिछले रास्ते से बाजार में बेच दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 में नई सरकार बनने के बाद इन 4 करोड़ फर्जी नामों को खोज करके राशन की सूची में से हटाया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने राशन की चोरी रोकने के लिए दुकानों में आधुनिक मशीनें लगवाई गई है, लेकिन विरोधियों ने झूठ फैला करके उसे भी रोकने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब की सरकार ने ये फर्जी खेल बंद कर दिया है, इसीलिए विरोधी तिलमिला रहे हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।